अस्सलाम वालेकुम। तो मेरे बच्चों कैसे हो? तो मेरे बच्चों हम लोगों ने चैप्टर नंबर 4 को स्टार्ट किया हुआ है। मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में बताया था। आज फिर हम इलेक्ट्रोलाइसिस ही को पढ़ेंगे। लास्ट टाइम हमने जो लेक्चर आपको पढ़ाया था वो था इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कंसंट्रेटेड एक्वा सॉल्यूशन ऑफ NaCl। तो आज आप लोगों का जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ डाइल्यूट एक्वा सॉल्यूशन ऑफ NaCl। ठीक है, सिर्फ वहां पे कंसंट्रेटेड था, यहाँ पे क्या है डाइल्यूट है, सेम इतना इशू नहीं है इसमें। ठीक हो गया। मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम ये बताया था कि इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर आपने सिर्फ 5 स्टेप्स याद रखने कि हम इलेक्ट्रोलाइसिस कर क्यों रहे हैं, हमारा मकसद क्या है, इलेक्ट्रोलाइसिस करने के लिए हमें रॉ मटेरियल कौन सा हमारी ज़रूरत है। तीसरी चीज़ मैंने आपको बोली थी कि मेरे पास कंस्ट्रक्शन और वर्किंग क्या है, और लास्ट में मैंने आपको बोला था कि मेरे पास इसका रिएक्शन आपने क्या करना है, लिख देना है। कंस्ट्रक्शन और वर्किंग मेरे पास एक ही स्टेप मैंने कर दिया था, 2 स्टेप्स भी आप इसके बना सकते हो। ठीक है, कंस्ट्रक्शन अलग और वर्किंग अलग। ये हमने क्या कर किए थे, 5 स्टेप्स याद किए थे कि इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर ये 5 स्टेप्स हर हाल में होंगे। अब देखो आज हमने टॉपिक जो पढ़ना है वो क्या है, वो टॉपिक जो हमारे पास क्या इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ डाइल्यूट एक्वा सॉल्यूशन ऑफ NaCl है। सबसे पहले तो हम ये चेक करते हैं कि डाइल्यूट एक्वा सॉल्यूशन ऑफ NaCl मेरे पास है क्या। सबसे पहले तो हम ये चीज देखते हैं ना कि ये क्या चीज है। ठीक है, तो मेरे पास पानी के एक ऐसे सॉल्यूशन को बोलते हैं जिसके अंदर नमक की मिकदार मेरे पास बहुत ही कम होती है। मैंने क्या बोला, पानी के एक ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर नमक की मिकदार बहुत कम होगी तो हम उसको बोलते हैं डाइल्यूट एक्वा सॉल्यूशन ऑफ NaCl बोलते हैं। और लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि पानी का एक ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर नमक की मिकदार ज्यादा होगी तो हम उसको बोलते हैं कंसंट्रेटेड एक्वा सॉल्यूशन ऑफ NaCl। और इसके लिए हमने एक स्पेसिफिक वर्ड यूज किया था जिसका नाम था ब्रायन। यहाँ पे इसके लिए कोई भी एक स्पेसिफिक वर्ड नहीं है, यहाँ पे इसके लिए कोई ब्रायन है ना ट्रायन है, कुछ ऐसा वर्ड नहीं है। सही हो गया, बात समझ आ गई है। तो आज हमारा क्या है कि डाइल्यूट एक्वा सॉल्यूशन ऑफ NaCl। तो मैंने डेफिनेशन इसकी लिख दी हुई है, अ वाटर सॉल्यूशन दैट हैज स्मॉल अमाउंट ऑफ NaCl। एक इसको चूहा यहां से खा गया, NaCl। ठीक हो गया। मैंने क्या बोला, अ वाटर सॉल्यूशन दैट हैज स्मॉल अमाउंट ऑफ NaCl इन इट इज नाउन एज डाइल्यूट एक्वा सॉल्यूशन ऑफ NaCl। कि पानी का कैसा सॉल्यूशन जिसके अंदर नमक की मिकदार मेरे पास क्या होगी, कम होगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डाइल्यूट एक्वा सॉल्यूशन ऑफ NaCl बोल देंगे। अब मुझे आप लोग बताओ कि डाइल्यूट एक्वा सॉल्यूशन ऑफ NaCl के अंदर क्या चीजें होंगी, 2 चीजें होंगी। एक मेरे पास आ गया नमक होगा, एक मेरे पास क्या होगा NaCl होगा, और साथ में प्लस मेरे पास दूसरी चीज क्या होगी, वाटर होगा। ये 2 चीजें मेरे पास होंगी, NaCl और साथ में क्या होगा, वाटर होगा। बात समझ आ गया। अब आप लोगों को मैंने बताया था कि NaCl आपके पास पता है कि एक आयनिक कंपाउंड है। जब भी हम आयनिक कंपाउंड को, स्ट्रांग एसिड को, स्ट्रांग बेस को पानी के अंदर ऐड करेंगे तो वो मेरे पास जो होगा वो अपने आयंस के अंदर क्या होगा, टूट जाएगा। ये बात हमने की थी। तो जब हम NaCl को पानी के अंदर ऐड करेंगे तो NaCl अपने आयंस के अंदर क्या हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा। अब इसी तरह साथ साथ में आप लोगों के पास पानी भी क्या होगा, अपने आयंस के अंदर क्या होगा, डिसोसिएट होगा। ठीक है, यहाँ पे 2 चीजें हुई हैं कि NaCl तो अपने आयंस के अंदर डिसोसिएट हुआ है, साथ में पानी भी अपने आयंस के अंदर क्या हुआ है, डिसोसिएट हुआ है। तो दोनों चीजें मैं दोनों की डिसोसिएशन लिखता हूँ। मेरे पास पहले की चीज में NaCl की लिख देता हूँ कि मैंने NaCl, आप लोगों के पास नमक जिसको बोलते हो, आप लोग जिसको यूज भी करते हो, खाते भी हो, NaCl ले लिया, सॉलिड फॉर्म में था, पानी के अंदर ऐड किया तो किस में कन्वर्ट हो गया, आयंस के अंदर कन्वर्ट हो गया, Na+ और साथ में Cl नेगेटिव के अंदर कन्वर्ट हो गया। अब Na+ के अंदर मैं क्या लिख दूंगा, नीचे लिख दूंगा AKO, इधर भी क्या लिख दूंगा, AKO। ये आप लोगों को पता है। अगर आपके पास आयन की फॉर्मेशन हो किसकी वजह से, पानी की वजह से, तो हम उसके नीचे क्या लिखते हैं, AKO लिखते हैं। ऐसी बात है ना, वेल डन। अगर मेरे पास आयन की फॉर्मेशन हो हीट करने की वजह से तो उसके नीचे हम क्या लिखते हैं, L, लिक्विड। समझ आ गई बात की। अब दूसरी चीज पे आ जाओ। अब आ जाओ पानी के ऊपर, H2O के ऊपर पानी, भाई ब्लू है, पानी पानी है, लिक्विड। अब मेरे पास पानी किस फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। अब लिक्विड था तो इसको मैंने क्या किया, लिक्विड, पानी मेरे पास किस फॉर्म में था, लिक्विड फॉर्म में था। अब ये भी क्या होगा, अपने आयंस के अंदर क्या होगा, डिसोसिएट होगा, और इसके आयन मेरे पास क्या होंगे, H+ और साथ में क्या बन जाएगा, OH नेगेटिव। ठीक हो गया, ये 2 मेरे पास क्या बन गए, आयंस बन गए। अब पानी भी आयंस के अंदर कन्वर्ट हुआ, किसकी वजह से कन्वर्ट हुआ, आयन ही की वजह से कन्वर्ट हुआ, सॉरी पानी की वजह से कन्वर्ट हुआ। तो इसके नीचे भी हम क्या लिख देंगे, AKO लिख देंगे। और साथ में ये आयंस किसके अंदर आते हैं, पानी ही के अंदर पाए जाते हैं, इसलिए हम इनके नीचे क्या लिखते हैं, AKO लिखते हैं। इसके नीचे भी क्या लिख देंगे, हम AKO लिख देंगे। इसको हम बोलते हैं H+ को हम बोलते हैं प्रोटॉन बोलते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन बोलते हैं। ये जहां तक आपने बातें पढ़ी हुई हैं और इनको मैंने दोबारा इतना इनके ऊपर जोर भी नहीं लगाया। अब पहला स्टेप नंबर 1,
सबसे पहला स्टेप कि हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस कर क्यों रहे हैं, डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन की इलेक्ट्रोलाइसिस कर क्यों रहे हैं। अगर हम लोगों के अंदर कहां से खुजली पैदा हुई कि हमने इसकी इलेक्ट्रोलाइसिस स्टार्ट की, सही हो या बात समझ आई या नहीं आई। तो हम लोगों के अंदर खुजली यहां से पैदा हुई है कि जब आप लोगों को बहुत ज्यादा क्वांटिटी के अंदर हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस प्रिपेयर करना पड़ जाए, ठीक है ना, क्या करनी पड़ जाए, प्रिपेयर करनी पड़ जाए, तो आपको फिर इलेक्ट्रोलाइसिस करनी पड़ती है किसकी, डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl की। बात समझ आ गई। तो मैं पहले क्या लिखूंगा कि हमारा मकसद क्या है, टू प्रिपेयर क्या करने के लिए, टू प्रिपेयर क्लोरीन गैस एंड हाइड्रोजन गैस, टू प्रिपेयर क्लोरीन गैस एंड हाइड्रोजन गैस। यहां तक बात समझ आ गई है। दूसरी चीज कि इसकी ये प्रिपेयर करने के लिए हमें रॉ मटेरियल क्या लगेगा, क्या क्या चीजें जरूरत होंगी। रॉ मटेरियल हमारा क्या होगा, हमारा खाम माल क्या होगा। रॉ मटेरियल बोलते हैं किसको है, खाम माल को। किसी भी चीज को बनाने के लिए जो चीजें जरूरत पड़ती हैं उनको हम बोलते हैं रॉ मटेरियल। बात समझ आई या नहीं आई। किसी भी चीज को बनाने के लिए जो चीज आपको जरूरत पड़ती है उनको हम क्या बोलते हैं, रॉ मटेरियल बोलते हैं। तो इसको बनाने के लिए हमें क्या चीज मटेरियल जरूरत पड़ता है, इसको बनाने के लिए हमें डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl जरूरत पड़ता है। क्या जरूरत पड़ता है, डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl is used as a raw material। या दूसरा आप ये भी बोल सकते हो कि इसका रॉ मटेरियल क्या आ गया, NaCl साथ प्लस H2, ये दो इसके क्या आ गए, रॉ मटेरियल आ गए। अब स्टेप नंबर 3 कि हम इलेक्ट्रोलाइसिस किसके अंदर करेंगे भाई साहब, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर करेंगे। इलेक्ट्रोलाइसिस इज डन इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। स्टेप नंबर 3 इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस ऐसा तो नहीं है ना जहां पे हम खड़े इसी कमरे के अंदर इसकी इलेक्ट्रोलाइसिस स्टार्ट कर देंगे। इलेक्ट्रोलाइसिस इज डन इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, डन इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। स्टेप नंबर 4 हम क्या लिखने हैं इसकी, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। स्टेप नंबर 4 के अंदर हमने क्या लिखने हैं, कंस्ट्रक्शन और वर्किंग। कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। अब मुझे मेरा कैमरा मैन बताएगा कि इसकी डायग्राम यहीं पे बनानी ठीक रहेगी या उधर साइड पे चले। डायग्राम यहीं पे ठीक है। अब आते हैं डायग्राम बनाते हैं जी, डायग्राम बनाते हैं, ठीक हो गया। अब देखो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बनाऊंगा, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कैसे बनाऊंगा, सबसे पहले मैं ले लूंगा इसके, क्या ले लूंगा, इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक ले लूंगा। क्या ले लूंगा भाई साहब, इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक ले लूंगा। क्या ले लूंगा, इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक ले लूंगा। इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक बोलते हैं, या फिर हम इसको क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक बोल, या फिर इसको क्या बोलते हैं, वेसल बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक या फिर वेसल बोल देते हैं। बात समझ आ गई। स्टेप नंबर 2 के अंदर हम क्या करेंगे कि इसके अंदर जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट होगा वो हम इसके अंदर क्या कर देंगे, प्लेस कर देंगे। इलेक्ट्रोलाइट हमारा क्या है, ये है, ये ठीक हो गया, रॉ मटेरियल जो आपके पास है। तो हम इसको प्लेस कर देते हैं इसके अंदर, Na+Cl नेगेटिव और साथ में आपके पास क्या है जी, H+OH नेगेटिव, ठीक हो गया। स्टेप नंबर 2 के अंदर आपने क्या किया, इलेक्ट्रोलाइट इज प्लेस्ड इन इट, ठीक हो गया। ये इलेक्ट्रोलाइट बोल सकते हो आप इसको डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। इलेक्ट्रोलाइट इज प्लेस्ड इन इट,
इलेक्ट्रोलाइट इज प्लेस्ड इन इट, इलेक्ट्रोलाइट इज प्लेस्ड इन इट, इज प्लेस्ड इन इट, इलेक्ट्रोलाइट हम इसके अंदर क्या कर देंगे, प्लेस कर देंगे। स्टेप नंबर 3 के अंदर हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 3 के अंदर हम क्या करेंगे कि इसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड क्या करेंगे, डिप करेंगे, 2 क्या करेंगे, इलेक्ट्रोड डिप करेंगे। कितने इलेक्ट्रोड डिप करेंगे, 2 इलेक्ट्रोड क्या कर देंगे, डिप कर देंगे। ठीक हो गया, कितने इलेक्ट्रोड डिप करेंगे, 2 इलेक्ट्रोड डिप करेंगे। ठीक है, और इन इलेक्ट्रोड को हम फिर किसके साथ कनेक्ट करेंगे, बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे, बैटरी के साथ क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे। अब बैटरी के साथ कनेक्ट करने का तरीका मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि NCR PAO, ठीक है, कि नेगेटिव कैथोड रिडक्शन, कि आपको ने जिसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करना है उसको आपने क्या नाम देना है, कैथोड। क्या नाम दे देना है उसको आपने, कैथोड। और उसके ऊपर मेरे पास कौन सा प्रोसेस होगा, रिडक्शन का। सही हो गया। और जिसको आपने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया उसको आपने क्या नाम देना है, एनोड। और उसको बैटरी के पॉजिटिव साइन उसको क्या नाम देना है, एनोड। और उसके ऊपर कौन सा प्रोसेस होगा, ऑक्सीडेशन। क्या बोल दिया मैंने, इसको एनोड बोल दिया। और इसके ऊपर कौन सा प्रोसेस होगा, ऑक्सीडेशन। कौन सा प्रोसेस होगा, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होगा। अब वो वाला इलेक्ट्रोड जो मैंने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया उसके ऊपर साइन कौन सा आ जाएगा, नेगेटिव। और वो वाला इलेक्ट्रोड जिसको मैंने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया उसके ऊपर साइन कौन सा आ जाएगा, पॉजिटिव साइन आ जाएगा। समझ आ गई बात की। अब जब मैं इसको बैटरी के साथ कनेक्ट करूंगा तो कुछ हलचल होगी, कुछ ना कुछ तो होगा ज़रा। अब ये बात याद रखनी है आपने। अब ये जो पॉजिटिव साइन है, ये जो मेरे पास क्या है, पॉजिटिव साइन है, ये मेरे पास किस किस को अट्रैक्ट करेगा, ना मुझे बात और किससे बतानी है। ये जो पॉजिटिव है यहां से इन 2 चीजों को अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव साइन को। Cl नेगेटिव के ऊपर भी नेगेटिव साइन है, इसको भी अट्रैक्ट करेगा। और साथ में OH के ऊपर भी क्या नेगेटिव साइन है, इसको भी क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। दोनों चीजों को अट्रैक्ट करेगा। एनोड क्या करेगा, एनोड अट्रैक्ट Cl नेगेटिव एंड OH नेगेटिव। मैं लिखूंगा बात कि मैं क्या लिखूंगा, एनोड। यहां से काम स्टार्ट होता है, एनोड अट्रैक्ट, अट्रैक्ट करेगा किस किस को, Cl नेगेटिव एंड OH नेगेटिव। बात यहां तक समझ आई या नहीं आई। यहां से काम स्टार्ट होता है, मेन काम यहां स्टार्ट होता है, और से सुनना बातें। अब ये जो नेगेटिव साइन है, जो कैथोड है, ये किसको अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव साइन को, Na को, प्लस को भी, और साथ में H प्लस को भी, दोनों को अट्रैक्ट करेगा। कैथोड क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। मैं नीचे लिखने लगा हूं बात, कैथोड अट्रैक्ट करेगा किस किस को, अट्रैक्ट करेगा किस किस को, Na प्लस एंड OH Na प्लस एंड H प्लस। अब इनमें से साइन किस क्या नाम, अट्रैक्ट तो दोनों होंगे लेकिन रिएक्शन को ये करेगा। एनोड ने अट्रैक्ट किया किसको, Cl नेगेटिव को भी अट्रैक्ट किया और साथ में किसको अट्रैक्ट किया, OH नेगेटिव को भी अट्रैक्ट किया। इन दोनों को क्या किया, अट्रैक्ट किया, लेकिन रिएक्शन इनमें से कोई एक करेगा। वो हम अभी मैं आपको बता दूं, ट्रिक बताऊंगा, उससे आप बताओगे। ठीक हो गया। कैथोड जो होगा वो अट्रैक्ट करेगा Na प्लस को और साथ में H प्लस को, लेकिन इनमें से रिएक्शन कोई एक करेगा। यहां तक बात समझ आ गई या नहीं आई। अब मैं आपको बात बताता हूं कि वाली जगह नजर आ रही है ना बच्चों को, कितना टाइम कितना रहता है। अब मैं आप लोगों को एक बात बताता हूं कि जब भी आपके पास सॉल्यूशन के अंदर एक से ज्यादा केटाइन हो, एक से ज्यादा क्या हो, केटाइन हो, और एक से ज्यादा एनाइन हो, फिर आप लोगों ने एक ट्रिक याद रखनी है। वो ट्रिक आपके बड़ा काम करेगी। और यहाँ से आगे जो भी आप इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ेंगे उसके अंदर ये बहुत ज़्यादा काम आपको क्या करेगी, आपके काम आने वाली है। ठीक है, यहाँ पे देखो ना, 2 आपके पास क्या है, केटाइन है, एक से ज़्यादा केटाइन है ना, 2 के आगे आपके पास केटाइन आ गए और 2 आपके पास क्या आगे, एनाइन आ गए। जब भी आपके पास सॉल्यूशन के अंदर एक से ज़्यादा केटाइन और एक से ज़्यादा एनाइन होंगे तो आपने एक ट्रिक याद रखनी। वो ट्रिक क्या है, वो ट्रिक है कि नादिया एंड हिना, क्या मैंने बोला, नादिया एंड हिना क्यूटीज, नादिया एंड हिना क्यूटीज हेट ऑल एक्टिंग प्राउडली। ठीक है, क्या मैंने बात बोली है कि नादिया एंड हिना क्यूटीज हेट ऑल एक्टिंग प्राउडली। और दूसरी ट्रिक है सो नाइस, सो नाइस कूल बॉयज इन हॉस्टल। ठीक है, जिसको आप रटा मान लो, सो नाइस कूल बॉयज इन हॉस्टल। ऐसा वैसे होता नहीं है कभी कि हॉस्टल के अंदर कूल बॉय हो। सही है, बात समझ आई या नहीं आई। तो अब देखो, ये जो ट्रिक है ये मेरे पास एनाइन के लिए है और ये वाली जो ट्रिक है ये मेरे पास केटाइन के लिए। ये सब इनके ऊपर 4 साइन है प्लस
कॉपर के अंदर +2। अब Ag के ऊपर जो है ना इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होती रहती है, अब इसके ऊपर मैंने नहीं लिखा नीचे वाले जो है, ठीक है, ये सब केटायंस के लिए। अब देखो, अब इनमें से जो सबसे नीचे होगा ना, जो सबसे क्या होगा, नीचे होगा, वो पहले डिस्चार्ज होगा। जो सबसे क्या होगा, नीचे आएगा, नीचे होगा, वो सबसे पहले क्या करने की कोशिश करेगा, डिस्चार्ज होने की कोशिश करेगा, ठीक है। डिस्चार्ज का मतलब वो अपने ऊपर से चार्ज रिमूव करने की कोशिश करेगा। अब देखो नादिया से Na था तो क्या आ गया, Na+, हिना H+, क्यूटीज कॉपर, हेट Hg, फिर उसके अलावा मेरे पास क्या आ गया, ऑल, ठीक है, Ag, फिर एक्टिंग Au और प्राउडली Pt। सो नाइस, SO4 -2 नाइस, NO3 -1 बॉयज, सॉरी कूल, Cl नेगेटिव, B फॉर ब्रोमीन, ब्रोमाइड आयन, इन आयोडाइड आयन और हॉस्टल क्या है, हाइड्रोक्साइड आयन। ये आपने सिंपल क्या कर देना है, याद कर देना है। अभी मैं आपको इसका बात बताऊंगा, इसको याद करने का फायदा क्या है। अब मैंने क्या बताया आपके पास कितने आयन है, Cl, पहले हम Cl क्या नाम है, इसके ऊपर आते हैं, एनायन के ऊपर आते हैं, फिर हम कैटायन के ऊपर आते हैं। अब देखो Cl नेगेटिव और OH नेगेटिव है, इनको आप हाईलाइट कर लो यहाँ पे, Cl नेगेटिव और OH नेगेटिव, Cl नेगेटिव ये आ गया, OH नेगेटिव ये आ गया। मैंने आपको बताया जो सबसे नीचे होगा पहले क्या करने की कोशिश करेगा, डिस्चार्ज होने की कोशिश करेगा। डिस्चार्ज होने का मतलब यह है कि वो रिएक्शन के अंदर क्या करेगा, वो रिएक्ट करेगा। तो यहाँ पे इन दो में से नीचे कौन सा, H+, तो ये चीज आपके पास क्या करेगी, नीचे ये, तो ये क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, ये चीज वहां पे इसी तरह पड़ी रहेगी। बात समझ आ गई यहाँ तक, इसका कितना एक जरूरी बात है ये वाली बात। यहाँ पे आ जाओ, कैथोड किसको अट्रैक्ट करेगा, Na+ को और साथ में H+ को। यहाँ पे Na+ ये है और H+ ये है, नीचे कौन सा है, H+, तो ये मेरे पास क्या करेगा, जाके अट्रैक्ट करे, ये जाके क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, और ये मेरे पास वहां पे इसी तरह पड़ा रहेगा। बात समझ आ गई यहाँ तक। ये था, बहुत इजी सा काम है ये, अगर आपने याद कर लिया, यहाँ से आगे जो भी आप इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ेंगे 3 या 4, उनके अंदर आपको मतलब जो आयन की, जो आपने कहा ना कि कौन सा आयन अट्रैक्ट हो, 2 आयन अट्रैक्ट होंगे, 3 आयन अट्रैक्ट होंगे, उनमें से रिएक्ट कौन सा करेगा वो आप आसानी से बता सकते हो। सही है, बात समझ आ गई, बहुत मेन की चीज़ है। अब देखो यहाँ पे आगे आ जाओ, अब मैंने क्या लिखा है कि अब मैं आप यहाँ पे लिखने लगा हूँ कि रिएक्ट कौन करेगा। पहले मैं एनोड पे आ जाता हूँ, एट एनोड अट्रैक्ट करेगा, लेकिन रिएक्ट कौन करेगा, जाके मैं लिख लेता हूँ, रिएक्ट किसने कर दिया, ठीक हो गया। एट एनोड OH जाके क्या करेगा, OH नेगेटिव यहाँ पे क्या करेगा, जाके इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइज, क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइज। एट एनोड OH नेगेटिव ऑक्सीडाइज बाय लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, वही पुरानी बातें, बाय लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। दिस मीन दैट ऑक्सीडेशन टेक प्लेस एट एनोड, दिस मीन दैट ऑक्सीडेशन टेक प्लेस एट एनोड। बात समझ आ गई। अब आ जाओ एट कैथोड, यहां पे नीचे में एक बात लिखता हूं, एट कैथोड कैथोड के ऊपर कौन रिएक्ट करेगा, H+ रिएक्ट करेगा। तो मैं क्या लिखूंगा, एट कैथोड, मैं क्या लिखूंगा, ये यहां पे जाके करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं, रिड्यूस, ठीक है। एट कैथोड H+ रिड्यूस बाय गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। H+ क्या होगा, रिड्यूस होगा बाय गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसका मतलब क्या होगा कि आपके पास और रिडक्शन टेक प्लेस एट कैथोड। ये बातें समझ आ गई यहां तक। अब मुझे एक बात बताओ, अब मैं रिएक्शन लिखने लगा हूं, रिएक्शन में यहां ऊपर लिख लेता हूं, ठीक है। कितना टाइम रहता है, 1 मिनट रहता है, ठीक है। अब मैं रिएक्शन लिखने लगा हूं। अब देखो एट एनोड, पहले एनोड के ऊपर रिएक्शन लिखता हूं, फिर कैथोड के ऊपर रिएक्शन लिखता हूं। एट एनोड, अब एनोड के ऊपर क्या रिएक्शन हुआ है, एनोड की तरफ कौन गया, OH नेगेटिव। अब ये जो OH नेगेटिव है, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो ये मेरे पास किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर के अंदर, और साथ में कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्सीजन के अंदर। ये बात समझ आई या नहीं है। मैंने कहा जो हाइड्रोक्सिल आयन होगा ये जाके वहां पे इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और इलेक्ट्रॉन लूज करने के साथ ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर के अंदर, और साथ में किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन के अंदर क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। अब इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हम इसके पीछे क्या लगा देंगे, F4 लगा देंगे। अब एक OH ने कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए, एक, तो 4 OH कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, 4। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन लूज हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन लूज हो गए। अब हम हाइड्रोजन को बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने, 4, यहाँ पे कितने, 2, तो इसके पीछे क्या लगा देंगे, 2। अब ऑक्सीजन 2 ये आ गए, 2 ये आ गए, 4 इक्वेशन बैलेंस हो गई।
अब आ जाओ जी एट कैथोड, किसके ऊपर आ जाओ, एट कैथोड, किसके ऊपर आ जाओ, एट कैथोड। अब कैथोड की तरफ कौन गया, H प्लस, ठीक है, H प्लस किया है तो H प्लस प्लस एक H प्लस को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक, तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, इलेक्ट्रॉन लिख दूंगा, एक इलेक्ट्रॉन, H बन जाएगा। अब H आपको पता है कि मेरे पास H अकेला कभी भी नहीं एग्जिस्ट करता, ये स्टेबल नहीं होता, ये हमेशा डायटोमिक मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, हमेशा किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, डायटोमिक मॉलिक्यूलर फॉर्म में। तो इसके नीचे मैं क्या लगा दूंगा, 2, ये मेरे पास क्या बन चुकी है, हाइड्रोजन गैस बन चुकी है, ठीक हो गया। अब देखो यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे पीछे भी मैं क्या लगा दूंगा, 2 लगा दूंगा, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन में मुझे कितने लगाने पड़ेंगे, 2 लगाने पड़ेंगे, लेकिन यहाँ पे मैंने 2 नहीं लगाना। उसकी रीजन ये है, जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिलीज हुए ना, वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पे क्या करने हैं, यूज करने हैं। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन लूज हुए हैं, 4, तो यहाँ पे हमने कितने इलेक्ट्रॉन लिखेंगे, 4 के 4 इलेक्ट्रॉन लिखेंगे। अब एक इलेक्ट्रॉन के लिए कितने हाइड्रोजन थे, 1। अब 4 इलेक्ट्रॉन के लिए यहाँ पे हाइड्रोजन कितने होंगे, हाइड्रोजन आयन मेरे पास कितने होंगे, वो भी कितने होंगे, 4 होंगे, ये आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 4 है तो हाइड्रोजन 4 है, यहाँ पे कितने, 2, तो इधर भी क्या लिख देंगे, 2, तो हाइड्रोजन भी क्या हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं। अब यहाँ से आप लोगों के पास हाइड्रोजन गैस भी बन चुकी है, इसके नीचे गैस लिख दो, इसके नीचे भी गैस लिख दो, इसके साथ नीचे क्या लिख दो जी, वाटर, ये लिक्विड, ये आ गया एक्वा, ये भी किस फॉर्म में आ गया, एक्वा। अब देखो हाइड्रोजन गैस इज फॉर्म एट कैथोड, हाइड्रोजन गैस कहाँ पे फॉर्म होगी, एट कैथोड। हाइड्रोजन गैस कहाँ पे बनेगी, कैथोड के ऊपर। और मेरे पास ऑक्सीजन गैस कहाँ पे बनेगी, आपके पास ऑक्सीजन गैस का आपके पास कहाँ पे बनेगी, एट एनोड। ऑक्सीजन गैस, वेयर इज ऑक्सीजन गैस, एट एनोड। ऑक्सीजन गैस इज फॉर्म एट एनोड। अब मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, तो हमने इसका मकसद जो था वो गलत लिखा था। हमारे पास एक तो हाइड्रोजन गैस बनती है, दूसरी क्या बनती है, ऑक्सीजन गैस बनती है। दूसरी हमारे पास क्या बनती है, ऑक्सीजन गैस, टू प्रिपेयर ऑक्सीजन गैस, ठीक हो गया, O2। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट लेक्चर की तरफ। तो बच्चों अब आ जाओ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ H2SO4। तो अभी हम थोड़ी देर पढ़े क्या है, डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, उसको हमने डिटेल में पढ़ा हुआ है। इसके अंदर कुछ चीज़ें हमने पहले से लिख दी हुई हैं, जिन चीज़ों के ऊपर टाइम लगना है उनके ऊपर हम प्रॉपर टाइम लगाएंगे। जो चीज़ें आपको इतने अरसे से आप पढ़ के आ रहे हैं उनको मैंने पहले से लिख दी इस लेक्चर के अंदर, ठीक हो गया। अब देखो सबसे पहले मेरे पास डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 का मतलब क्या है, आप लोगों को पता है क्या मतलब है, कि पानी का एक ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर मेरे पास H2SO4 की कंसंट्रेशन क्या होगी, कम होगी, उसको हम क्या बोलेंगे, डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 बोल देंगे। बात समझ आ गया। अब देखो इसके लिए भी कुछ स्पेसिफिक वर्ड यूज नहीं है, ठीक है। जैसे आपके पास डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl के लिए भी कोई वर्ड नहीं था, ब्रैन वगैरह या ट्रैन वगैरह या नारायण वगैरह का वर्ड नहीं था, तो इसके लिए भी कोई स्पेसिफिक वर्ड नहीं है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, हकीकत में ना हम लोगों ने इलेक्ट्रोलाइसिस करनी होती है पानी की, ठीक है। तो पानी जो होता है प्योर फॉर्म में अपने आयंस के अंदर टूटता नहीं है। अब उसको अपने आयंस के अंदर तोड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एसिड वगैरह क्या करने पड़ते हैं, उसके अंदर कुछ क्वांटिटी के अंदर स्मॉल अमाउंट के अंदर क्या करने पड़ते हैं, ऐड करने पड़ते हैं। जिससे क्या होता है कि जिससे मेरे पास जो आपके पास एसिड है वो भी आयंस के अंदर टूट जाता है, और साथ में पानी जो होता है वो भी आयंस के अंदर क्या हो जाता है, टूट जाता है। तो यहाँ पे आप मुझे ये बात बताओ कि डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 के अंदर कितनी चीजें होंगी, 2 चीजें होंगी। एक आपके पास क्या आ गया, H2SO4 और साथ में आप H2SO4 और साथ में आपके पास क्या आ गया, वाटर। अब जब आपने H2SO4 को पानी के अंदर ऐड किया, क्या H2SO4 अपने आयंस के अंदर कन्वर्ट होगा, नहीं होगा, अपने आयंस के अंदर टूटेगा, नहीं टूटेगा, तो टूटेगा। तो इसके हम डिसोसिएशन लिखते हैं H2SO4। H2SO4 आपके पास लिक्विड फॉर्म में होता है, ये नीचे मैंने क्या लिख दिया, L, ठीक है। अब देखो H2SO4 अपने आयंस में कन्वर्ट होगा, ये बन जाएगा H प्लस और साथ में SO4 माइनस, ठीक है। अब आप लोगों को एक बात पता है कि H के ऊपर कौन सा साइन आता है, प्लस का साइन आता है। ये तो आपको पता है ना कि H के ऊपर मेरे पास +1 का साइन आएगा, लेकिन SO4 के ऊपर मेरे पास क्या -1 का साइन आएगा, -2 का साइन आएगा, -3 का साइन है। इसके ऊपर क्या साइन आएगा, तो वो मैं आपको बात बताता हूँ कि SO4 के ऊपर माइनस का साइन आएगा, कि ये डिपेंड करता है कि हाइड्रोजन की तादाद यहाँ पे कितनी है। बात समझ आई यानी कि SO4 के ऊपर मेरे पास माइनस का साइन आएगा, ये डिपेंड करता है कि यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने, 2, तो यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे साइन क्या आ जाएगा, -2। अब यहाँ पे हाइड्रोजन मेरे पास 1 है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने, 2, तो इसको बैलेंस करने के लिए हम पीछे क्या लिख देंगे, 2।
अब ये जो आयंस बने ये किसकी वजह से बने, पानी की वजह से, तो इसके नीचे क्या लिख देंगे AQ। इसके नीचे भी क्या लिख देंगे AQ। तक बात क्लियर होगी। अब दूसरी जो चीज है वो मेरे पास क्या है, वाटर H2O, ये लिक्विड फॉर्म में था जो हमारा काम है मेन। अब ये भी आपने आयंस के अंदर क्या होगा, कन्वर्ट होगा। अब देखो इधर मेरे पास आयन बनेंगे क्या, H+ बनेगा और साथ में OH नेगेटिव बनेगा। अब ये आयन भी किस वजह से बने हैं, मेरे पास ये जो आयन बने हैं ये आयन किसके अंदर रहेंगे, पानी के अंदर रहेंगे। और इसके नीचे भी हमें क्या लिखना पड़ेगा, AQ लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्या लिख दूंगा, AQ। अब देखो ये तो जो आयन है ये दोनों मेरे पास क्या प्रोटॉन है, और ये जो आयन है ये मेरे पास क्या सल्फेट आयन, और ये जो मेरे पास आयन है इसका क्या नाम है, हाइड्रोक्साइड आयन है। ये आयंस के नाम याद कर लो, सल्फेट आयन और हाइड्रोक्साइड आयन, प्रोटॉन और प्रोटॉन, या हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोजन आयन। ठीक हो गया। अब देखो यहाँ पे भी आप लोगों के पास एक से ज्यादा कैटायन बन चुके हैं और एक से ज्यादा एनायन बन चुके हैं। जब भी एक से ज्यादा सॉल्यूशन के अंदर कैटायन और एनायन होंगे तो आप लोगों ने एक सिंपल सी ट्रिक जो मैंने आपको अभी बताई है वो आपने याद करनी है। वो ट्रिक क्या है, वो ट्रिक मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, सो नाइस। क्या लिखा हुआ है, सो नाइस कूल बॉयज इन हॉस्टल। सो नाइस कूल बॉयज इन हॉस्टल, क्या नाम है, नादिया एंड हिना। कौन कौन सी मेरे पास आ गई, नादिया एंड हिना, क्यूटीज हेट ऑल एक्टिंग प्राउडली। ये दो चीजें आपने याद करनी, इनको रट्टा मार लो और ये चीजें याद कर लो, फिर आपके लिए काम इजी हो जाएगा, कोई मसले वाली बात नहीं है। अब पहली चीज वही हमारे पास कि हम इलेक्ट्रोलाइसिस डाइल्यूट एक्वा सॉल्यूशन की डाइल्यूट एक्वा सॉल्यूशन ऑफ I2SO4 की हम क्या नाम इलेक्ट्रोलाइसिस कर क्यों रहे हैं। तो हम इसकी इलेक्ट्रोलाइसिस इसलिए कर रहे हैं, अगर हमें हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस करनी पड़ जाए, तो हमें फिर इसकी क्या करनी पड़ेगी, इलेक्ट्रोलाइसिस करनी पड़ेगी। किसकी, I2SO4 की। डाइल्यूट एक्वा सॉल्यूशन ऑफ I2SO4 की हमें क्या करनी पड़ेगी, इलेक्ट्रोलाइसिस करनी पड़ेगी। फिर दूसरी चीज, रॉ मटेरियल मेरे पास इसके अंदर क्या यूज होगा, हार्म माल क्या यूज होगा, तो मैंने हार्म माल इसके अंदर आपका क्या यूज होगा, डाइल्यूट एक्वा सॉल्यूशन ऑफ I2SO4 इज यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल। तीसरी चीज, इलेक्ट्रोलाइसिस हम किसके अंदर करेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर करेंगे। स्टेप नंबर 4, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग हम कैसे लिखेंगे कि हम एक इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक ले लेंगे, ठीक है, या इसको बोलते हैं वेसल ले लेंगे। इस वेसल के अंदर हम क्या करेंगे कि इलेक्ट्रोलाइट हम क्या कर देंगे, प्लेस कर देंगे। ये इलेक्ट्रोलाइट, या फिर इसका दूसरा नाम क्या आपके पास कि डाइल्यूट एक्वा सॉल्यूशन ऑफ I2SO4, डाइल्यूट एक्वा सॉल्यूशन ऑफ I2SO4 इज प्लेस्ड इन इट। हम क्या कर देंगे, इसके अंदर प्लेस्ड इन इट, इसके अंदर क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। फिर हम क्या करेंगे, दो इलेक्ट्रोड इसके अंदर डिप करेंगे और वो दोनों इलेक्ट्रोड प्लैटिनियम के बने होने चाहिए। पहले इससे जो पहला हमने पढ़ा है उसके अंदर भी इलेक्ट्रोड प्लैटिनियम के बने होने चाहिए। मुझे याद नहीं ये बात आपको बतानी, तो इसके अंदर आपने कभी भी क्या नाम है, ग्रेफाइट के बने हुए इलेक्ट्रोड यूज नहीं करने। उसकी रीजन ये है, यहाँ पे ऑक्सीजन गैस बनती है और ऑक्सीजन गैस जब मेरे पास ग्रेफाइट के साथ रिएक्ट करेगी तो कार्बन डाइऑक्साइड बन के यहाँ से क्या होती जाएगी, बाहर होती जाएगी। ये बात समझ आई या नहीं आई। आपने यहाँ पे इलेक्ट्रोड लाजमी कोई किसके बने हुए यूज करने, प्लैटिनियम के बने हुए क्या करने, यूज करने हैं। फिर आपने क्या करना है, इलेक्ट्रोड को बैटरी के साथ कनेक्ट कर देना है। बैटरी के साथ एक को नेगेटिव टर्मिनल के साथ, एक को पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करने का तरीका क्या है, NCR LPAO। ठीक है, कि नेगेटिव कैथोड रिडक्शन, जिस इलेक्ट्रोड को आपने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया उसको आपने बोल देना कैथोड। उसके ऊपर कौन सा प्रोसेस होगा, रिडक्शन का प्रोसेस होगा। और वो वाला इलेक्ट्रोड जिसको आपने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया उसका पॉजिटिव एनोड, उसको हम क्या बोल देंगे, एनोड। उसके ऊपर कौन सा मेरे पास प्रोसेस होगा, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होगा। यहां तक बात क्लियर है। अब यहां से आगे कहानी स्टार्ट होती है, जो कहानी मेन कहानी है। अब देखो जब हमने इसको बैटरी के साथ कनेक्ट किया तो एनोड भी कुछ आयंस को, अपोजिट जो आयंस उनको अट्रैक्ट करेगा। ये प्लस साइन है, ये किस किस को अट्रैक्ट करेगा, SO4 माइनस को भी अट्रैक्ट करेगा और साथ में OH नेगेटिव को भी क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो यहां पे मैं ये बात लिख सकता हूं कि एनोड अट्रैक्ट, पहला स्टेप, पहली जो काम की बात है कि एनोड क्या करेगा, एनोड अट्रैक्ट करेगा किस किस को, एनोड अट्रैक्ट द SO4 -2 एंड दूसरा मेरे पास क्या है, OH नेगेटिव।
इन दो को क्या करेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। अब रिएक्ट कौन करेगा वो बात की बात है। अब दूसरी चीज, कैथोड क्या करेगा जी, कैथोड नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव साइन को अट्रैक्ट करेगा, ये प्लस, दोनों प्लस को क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। ये लो यहाँ पे इसके मामले में कोई हमारे पास वो नहीं है। तो कैथोड क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा प्लस को। कैथोड अट्रैक्ट द प्रोटॉन, कैथोड अट्रैक्ट द H+। यहाँ पे H+ कोई सा भी एक अट्रैक्ट कर सकता है, कोई मसला नहीं। अब काम जो है वो हमारे पास ये है कि एनोड ने SO4-2 को भी अट्रैक्ट किया और OH नेगेटिव को भी क्या किया, अट्रैक्ट किया। लेकिन क्वेश्चन ये बनता है कि इन दो में से रिएक्शन कोई एक करेगा। अब रिएक्ट कौन सा करेगा उस चीज पे हम आते हैं। ठीक हो गया, रिएक्ट क्या करेगा, कोई एक करेगा। और वो रिएक्ट कौन करेगा, वो हमें ये वाली चीज बताएगी। जो इनमें से नीचे होगा वो जल्दी रिएक्ट डिस्चार्ज होने की कोशिश करेगा, वो रिएक्ट करेगा। तो SO4 तो पहले नंबर पे, सबसे नीचे कौन है मेरे पास, OH नेगेटिव है। जो नीचे होगा वो मेरे पास क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। तो OH नेगेटिव मेरे पास क्या नीचे है, तो ये मेरे पास क्या कर लेगा, रिएक्ट करेगा। क्या करेगा आपके पास, रिएक्ट करेगा। इसको याद करने का तरीका क्या, नादिया and Hina cuties hate all acting proudly in for sodium, H for hydrogen, C for copper, Hg for mercury, Ag for silver। ये आ गया, ठीक हो गया, A for silver। फिर AC मेरे पास क्या, गोल्ड, एंड PR मेरे पास क्या, प्लेटिनियम। इनके ऊपर ये इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये वेरिएबल है। पहले मैंने लिखी नहीं थी, फिर बाद में मैंने लिख दी, मैंने कहा आपको बता देते हैं इसमें। ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, वेरिएबल होती रहती है, वेरिएबल चेंज होती रहती है। अब ये बात आ गई, अब कैथोड ने अटैक किया H+ को, इस किसी भी का भी एक H+ क्या कर सकते हैं, इसके साथ रिएक्ट कर लेगा, इसमें कोई इतना इशू नहीं है। अब देखो एट एनोड पे होगा क्या, पहले हम क्या कर लेते हैं, एट एनोड के ऊपर क्या होगा, अट्रैक्ट तो उसने क्यों किया, एट एनोड। अब कौन जाके रिएक्ट करेगा, OH नेगेटिव। यहाँ पे ये जाके क्या करेगा, OH नेगेटिव जाके क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। ऐसी बात है नहीं है, OH नेगेटिव जाके यहाँ पे क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइज। एट एनोड OH नेगेटिव क्या होगा, ऑक्सीडाइज। कैसे ऑक्सीडाइज होगा, by losing of electron, by losing of electron। बात समझ आ गई यहाँ तक। और this mean that oxidation take place at anode। ठीक हो गया। अब स्टेप नंबर 1 ये आ गया। अब दूसरी चीज जो आपने याद रखनी है वो क्या, एट कैथोड क्या होगा कि मेरे पास कौन जाएगा, H+ जाएगा, कोई भी H+ वहां पे जाएगा, क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। एट कैथोड देखो ना, ये मेरे पास प्लस साइन है, वहां पे नेगेटिव साइन है, तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। एट कैथोड H+ रिड्यूस, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं, रिड्यूस बाय गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाय गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये चीजें आपने, वही चीजें बार बार रिपीट हुई, ये चीजें आपने बार बार लिखनी है, बाय गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। दिस मीन दैट रिडक्शन टेक प्लेस एट, किसके ऊपर, आपके पास कैथोड के ऊपर। सही हो गया। अब हम इसका लिखते हैं रिएक्शन। रिएक्शन में यहां पे लिख देता हूं, एट एनोड के ऊपर क्या हुआ, और एट कैथोड, एट एनोड और एट कैथोड। अब एनोड की तरफ कौन गया, OH नेगेटिव। अभी मैंने आपको बताया था OH नेगेटिव है, OH नेगेटिव क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और क्या बन जाएगा, साथ में वाटर, और साथ में क्या बन जाएगा, ऑक्सीजन बन जाएगा। अब यहाँ पे एक OH कितने इलेक्ट्रॉन लूज करता है, एक। तो यहाँ पे मेरे पास इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हम क्या लगा देंगे, पीछे 4। तो एक OH कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए इसने, एक। तो यहाँ पे कितने OH है, 4। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन लूज होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन लूज होंगे। बात समझ आ गया। इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हाइड्रोजन कितने, 4, यहाँ पे कितने, 2, इसके साथ क्या लगा दो, 2। ऑक्सीजन यहाँ पे 4, यहाँ पे भी 4, 2 ही आगे और 2 ही आगे, बात कंप्लीट हो गई। ठीक है, ये था एक। इसके नीचे लिख दो A क्यों, इसके नीचे लिख दो L, इसके नीचे लिख दो G, या G लिख दो, या फिर आप यूं लिख दो, आपकी मर्जी। इसका मतलब क्या ऐसे होता है। एट कैथोड क्या होगा, एट कैथोड। अब एट कैथोड क्या होगा कि आपके पास कौन गया, कैथोड की तरफ H गया, तो H ये आ गया, H+। ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा और क्या बन जाएगा, H। अब H आपको पता है अकेला कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता, ये मेरे पास डायटोमिक मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। और जब डायटोमिक मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा तो उसके नीचे क्या लगा देंगे, H2। क्या लगा देंगे, H2। अब यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, तो यहाँ पे भी हमें 2 लगाना चाहिए, लेकिन हम यहाँ पे लगाएंगे नहीं। रीजन ये है, जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिलीज हुए इतने इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पे क्या करने हैं, इस्तेमाल करने हैं। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन के लिए कितने H चाहिए, 1 H। यहाँ पे ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 4।
तो 4 इलेक्ट्रॉन के लिए H कितने चाहिए होंगे 4, सिंपल सा काम है। यहाँ पे हाइड्रोजन 4 है, यहाँ पे 2 है, तो इसके साथ भी 2 लगा दो, इसके साथ भी नीचे क्या आ गई गैस, ये बन गई। ठीक है, तो हमारा मकसद क्या था, हाइड्रोजन गैस और मेरे पास क्या नाम है ऑक्सीजन गैस प्रिपेयर करना, तो ये बन गई है। अब देखो एक बात, एनोड के ऊपर क्या बनी है ऑक्सीजन गैस। अगर एनोड बना हुआ किसका, ग्रेफाइट का, तो मेरे पास वो कार्बन होता है, तो उसके साथ मेरे पास ऑक्सीजन रिएक्ट करके क्या बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, और ये मेरे पास फिर क्या होना डिसइंटीग्रेट होना स्टार्ट हो जाएंगे, जो आपके क्या है मेरे पास इलेक्ट्रोड। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट लेक्चर की तरफ। तो बच्चों अब हम आ जाते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस करनी हमने किसकी, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट की, जिसके अंदर हमने इलेक्ट्रोड यूज करने किसके, प्लैटिनियम के। बिल्कुल ये टॉपिक है इससे नेक्स्ट वाला, लेकिन उसके अंदर जो इलेक्ट्रोड होंगे वो हमारे पास बने होंगे किसके, कॉपर ही के बने होंगे। ठीक है, उसके अंदर हम देखेंगे क्या करना है। पहले हम इसकी तरफ आ जाते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट यूजिंग प्लैटिनियम इलेक्ट्रोड। अब यहाँ पे आप देखो तो एक्वस सॉल्यूशन का तो आपको पता है कि पानी का सॉल्यूशन, पानी का ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर क्या होगा मौजूद होगा, कॉपर सल्फेट मौजूद होगा। तो आपको ये बात यहां से पता चल चुकी है कि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट का क्या मतलब है कि मेरे पास इसके अंदर 2 चीजें होंगी, एक मेरे पास क्या होगा वाटर होगा और साथ में प्लस मेरे पास क्या होगा CuSO4 कॉपर सल्फेट होगा। अब जब हम कॉपर सल्फेट को, जब हम क्या करेंगे कॉपर सल्फेट को पानी के अंदर ऐड करेंगे, तो आप लोगों को इस चीज का भी पता है कि कॉपर सल्फेट अपने आयंस के अंदर क्या हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा, और साथ में पानी भी होगा वो भी क्या हो जाएगा, अपने आयंस के अंदर क्या होगा, डिसोसिएट हो जाएगा। ये बात है नहीं है। तो मैं चलता हूं इसकी तरफ। अब मुझे भाई ये बात बताओ कि मेरे पास नेक्स्ट पूछता हूं, ठीक है ना। अब पहले मेरे पास आते हैं, पहले हम लिख लेते हैं, पहले हम किसकी लिखते हैं, क्या नाम है, डिसोसिएशन लिखते हैं कॉपर सल्फेट की। तो मैं लिखता हूं CuSO4 कॉपर सल्फेट सॉलिड फॉर्म में होता है। इसको मैं जब इसको डिसोसिएट करूंगा, अपने आयन में डिसोसिएट होगा, तो बनेगा Cu+2 साथ में प्लस SO4-2। ठीक है, अब ये जो कॉपर, ये जो आयन्स बने हैं ये किसकी वजह से बने, पानी की वजह से बने, और ये आयन पाए भी कहां पे जाएंगे, पानी ही के अंदर पाए जाएंगे। तो इसके नीचे में क्या लिखूंगा, AQ, इसके नीचे भी क्या लिखूंगा, AQ। बात समझ आ गया। अब दूसरी मेरे पास क्या चीज है, यहाँ पे हमारे पास क्या हुई है कि वाटर भी अपने आयन्स के अंदर कन्वर्ट होगा, लिक्विड फॉर्म में होता है वाटर, ये नीचे L लिख दिया। अब ये अपने आयन में जब कन्वर्ट होगा तो बनेगा H+, इसके नीचे भी मैं क्या लिख दूंगा, AQ प्लस OH नेगेटिव, और इसके नीचे भी मैं क्या लिख दूंगा, AQ। उसकी रीजन ये है कि क्योंकि ये मेरे पास किसके अंदर पाए जाते हैं, पानी के अंदर पाए जाते हैं, या फिर इनकी जो मेरे पास डिसोसिएशन होती है वो किसकी वजह से होती है, पानी की वजह से होती है। तो हम इसके नीचे क्या लिख देते हैं, AQ लिख देते हैं। अब ये मेरे पास क्या कॉपर आयन आ गया, ये मेरे पास क्या है सल्फेट आयन, ये मेरे पास हाइड्रोजन आयन भी हम इसको बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटॉन भी बोलते हैं, और ये मेरे पास क्या है हाइड्रोक्साइड आयन आ गया। यहाँ तक बात क्लियर है सबको कि हमने क्या किया कि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर 2 सल्फेट के अंदर हमारे पास क्या चीजें थी, 2 चीजें थी, एक हमारे पास पानी था और एक हमारे पास क्या था, कॉपर सल्फेट था। अब ये जो कॉपर सल्फेट था जब हमने इसको पानी के अंदर ऐड किया तो मेरे पास ये किसके अंदर टूट गया, अपने आयंस के अंदर टूट गया, और साथ में पानी भी अपने आयंस के अंदर क्या हो गया, टूट गया है। वो जो चीजें मैंने यहाँ पे क्या कर दी है, लिख दी हैं। अब यहाँ पे ये 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि कॉपर की जो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट है मेरे पास, जो क्या इसकी यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट है, या जिसका जो मेरे पास ऑक्सीडेशन नंबर है वो मेरे पास क्या है, +2 है, ये +2 ये लिखा हुआ है। ठीक है, अब आ जाओ। अब सबसे पहले वही मेन चीज है, सबसे पहला क्वेश्चन आप के लोगों के दिमाग में कि हमारा मकसद क्या है कॉपर सल्फेट की इलेक्ट्रोलाइसिस करने का, कि हम कॉपर सल्फेट की इलेक्ट्रोलाइसिस कर क्यों रहे हैं। तो हम कॉपर सल्फेट की इलेक्ट्रोलाइसिस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोगों ने क्या प्रिपेयर करनी है, कॉपर मेटल प्रिपेयर करनी है। अगर हम लोगों को कॉपर मेटल प्रिपेयर करनी पड़ जाए तो हम लोगों ने फिर क्या करना है, तो हम लोगों ने क्या करनी है, इलेक्ट्रोलाइसिस करनी है। किसकी इलेक्ट्रोलाइसिस करनी है, कॉपर सल्फेट की। ये बात क्लियर हो चुकी है सबको। तो मैंने ये लिखा है हमारा पहला मकसद क्या, टू प्रोड्यूस प्योर कॉपर मेटल। प्योर कॉपर मेटल प्रिपेयर करने के लिए हमने क्या करनी है, इलेक्ट्रोलाइसिस करनी है। दूसरी चीज हमारे पास रॉ मटेरियल कौन सा यूज होगा, खाम माल कौन सा इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, खाम माल क्या, तो मैंने आप लोगों को बताया था कोई भी चीज बनाने के लिए, कोई भी चीज बनाने के लिए जो चीजें हमें जरूरत पड़ती है हम उनको क्या बोलते हैं, रॉ मटेरियल बोलते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे पास रॉ मटेरियल वो क्या है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट मीन दैट कि H2O और साथ में CuSO4, ये आपके पास क्या क्या आपका रॉ मटेरियल आएगा। इन्हीं से आपने क्या प्रिपेयर करनी है, कॉपर मेटल प्रिपेयर करना है,
कॉपर मेटल आपने क्या करना है, प्रिपेयर करना है। ठीक हो गया। तीसरी चीज इलेक्ट्रोलाइसिस हम किसके अंदर करेंगे, हमें पता है हम किसके अंदर करना है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर करेंगे। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल यहाँ पे कोई स्पेसिफिक यूज नहीं हो रहा, वही हम जनरल इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बनाएंगे और उसके अंदर हम अपना काम क्या कर देंगे, स्टार्ट कर लेंगे। जो हमारे पास फोर्थ स्टेप है कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। अब मैंने इसकी लिखती हुई है कंस्ट्रक्शन वगैरह वर्किंग, हम इसकी अभी देखते हैं क्या करना है। हमने क्या लिया कि एक इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक ले लिया, क्या ले लिया हमने, एक इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक ले लिए, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, वेसल ले लिए, जिसके अंदर हमने क्या कर दिया, इलेक्ट्रोलाइट क्या कर दिया, प्लेस कर दिया है। ठीक है, जो आपका रॉ मटेरियल है या जो आपका एक्वा सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट है वो आपने इसके अंदर क्या कर दिया, प्लेस करिए। आप सारे नाम इसके लिख सकते हैं, आपने इसके अंदर क्या कर दिया, प्लेस कर दिया है। फिर आपने क्या किया कि 2 इलेक्ट्रोड डिप किए, एक इलेक्ट्रोड को आपने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया, एक इलेक्ट्रोड को आपने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया। वो इलेक्ट्रोड जिसको आपने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया उसको आपने नाम दे दिया कैथोड, और वो इलेक्ट्रोड जिसको आपने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया उसको आपने नाम दे दिया एनोड का। कैथोड के ऊपर हमेशा रिडक्शन और एनोड के ऊपर हमेशा क्या, ऑक्सीडेशन। वो इलेक्ट्रोड जो आपने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया उसके ऊपर मेरे पास कौन सा साइन आ गया, नेगेटिव, और वो इलेक्ट्रोड जिसको आपने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया उसके ऊपर कौन सा साइन आ गया, पॉजिटिव साइन आ गया। यहां तक बात क्लियर है सबको। अब मेरे बच्चों यहाँ से कहानी स्टार्ट होती है। दरअसल ये बातें आपने पहले मैंने आपको बताई भी हुई, आपको इंशाल्लाह आती भी होंगी, इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। यहाँ से हमारी कहानी स्टार्ट होती है, मेन चीज जो मुद्दा हमारा वो यहाँ से स्टार्ट होता है। अब देखो सबसे पहले हम नोड पे आते हैं। अब नोड के ऊपर कौन सा चार्ज है, सोच समझ के मुझे बताना है। नोड के ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है ना। ये पॉजिटिव चार्ज किस किस को अट्रैक्ट करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज SO4 को भी अट्रैक्ट करेगा और साथ में OH नेगेटिव को भी क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ये बात समझ आई या नहीं आई कि मेरे पास एनोड ने यहां से 2 नेगेटिव पार्टिकल्स को या 2 नेगेटिव आयंस को क्या किया, अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। SO4 नेगेटिव को भी अट्रैक्ट किया और OH नेगेटिव को भी क्या किया है, अट्रैक्ट किया है। ठीक है, मैं यहां पे लिख देता हूं कि एनोड अट्रैक्ट, एनोड ने क्या किया, एनोड अट्रैक्ट द SO4 सल्फेट आयन एंड OH नेगेटिव आयन, हाइड्रोक्साइड आयन। समझ आ गया तक बात। दूसरी चीज, आपके पास ये जो कैथोड है इसने इसके ऊपर नेगेटिव साइन है, ये किसको अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव साइन वाले पार्टिकल्स को। ये कॉपर को भी अट्रैक्ट करेगा, Cu+2 को भी, और साथ में हाइड्रोजन भी को भी क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। यहाँ पे इसने क्या किया, कॉपर को भी अट्रैक्ट कर लिया और साथ में क्या कर लिया, हाइड्रोजन को भी अट्रैक्ट कर लिया। क्योंकि ये क्या, मेरे पास अपोजिट चार्ज पार्टिकल एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कैथोड क्या करेगा, कैथोड अट्रैक्ट द, कैथोड क्या करेगा, कैथोड अट्रैक्ट द, क्या कर लेगा आपके पास, कैथोड अट्रैक्ट करेगा किसको, Cu+2 कॉपर आयन को एंड हाइड्रोजन आयन को। यहां तक बात क्लियर हो चुकी है सबको। अब मैंने आप लोगों को बताया था कि अट्रैक्ट तो ये दोनों चीजों को करेगा, लेकिन इनमें से रिएक्शन कोई एक करेगा, कि इन दो में से भी कोई एक रिएक्ट करेगा, इन दो में से भी कोई एक रिएक्ट करेगा। ये आप लोगों ने डिसाइड करना है, जो मैंने आप लोगों को ट्रिक बताई हुई उस ट्रिक के थ्रू। ठीक है, वो ट्रिक आप अपने रफ अमल के ऊपर लिख लें, ठीक है, किसी भी जगह पे लिख लें, उसके थ्रू आपने क्या करना है, वो डिसाइड करना है। तो हम चेक करते हैं पहले नोड की तरफ कौन अट्रैक्ट होगा। तो हम देख कौन रिएक्ट करेगा, अट्रैक्ट तो दोनों में, सॉरी मेरे पास कौन अट्रैक्ट रिएक्ट करेगा। अब देखो हम इधर आ जाते हैं, SO4 ये है और OH नेगेटिव मेरे पास ये है, SO4 मेरे पास ये और OH नेगेटिव ये है। मैंने कहा था जो नीचे होगा वो मेरे पास पहले क्या करने की कोशिश करेगा, डिस्चार्ज होने की कोशिश करेगा। डिस्चार्ज का मतलब यह है कि वो रिएक्शन कर, वो क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, दूसरा इसी तरह सॉल्यूशन के अंदर पड़ा रहेगा। तो नीचे कौन सा है, OH नेगेटिव, तो आपके पास रिएक्ट कौन करेगा, OH नेगेटिव क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। यहां तक बात क्लियर है सबको, कोई मसला है किसी में, गुड, वेल डन। अब आ जाओ जिसको मैं लिख लेता हूं ऐड कैथोड के ऊपर। अब ये रिएक्ट करेगा, तो जब ये रिएक्ट करेगा ऐड कैथोड के ऊपर, ऐड एनोड के ऊपर होगा क्या, ऐड एनोड, ऐड एनोड OH नेगेटिव जाएगा, यहां पे जाके इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज करेगा, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन क्या है, ज्यादा है, और यहां पे इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है। यहां पे जाके इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइज। ठीक है ना, ऐड एनोड OH नेगेटिव क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज होगा। कैसे ऑक्सीडाइज होगा, बाय लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाय लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन लूज करके। यहां तक बात क्लियर है सबको। और दिस मीन दैट ऑक्सीडेशन टेक प्लेस
दिस मीन दैट ऑक्सीडेशन टेक प्लेस किसके ऊपर, एट एनोड, टेक प्लेस एट एनोड, एट एनोड। यहां तक बात क्लियर सबको। अब नेक्स्ट आ जाओ जी, अब नेक्स्ट इसके ऊपर आ जाओ। ये आ गया हमारे पास और ये आ गया। अब यहां पे कहानी पहुंचती है। अब यहां पे ये कॉपर है और ये क्या मेरे पास हाइड्रोजन है, कॉपर आयन और हाइड्रोजन है। आ जाते हैं हम यहां पे। अब यहां पे आप लोगों ने चेक करना है कि नीचे कौन, कॉपर मेरे पास आयन जी है और हाइड्रोजन आयन जी है, तो इनमें नीचे कौन सा है, तो मेरे पास कॉपर आयन क्या आता है, नीचे आता है। तो इसलिए पहले मेरे पास क्या करने की कोशिश करेगा, डिस्चार्ज होने की कोशिश करेगा। मतलब डिस्चार्ज होने का मतलब यह है कि अपने ऊपर से आयन को खत्म करेगा। ठीक हो गया। तो आयन को कैसे खत्म करेगा, रिएक्शन करके। तो मैं आपके पास क्या होगा कि Cu+2 मेरे पास क्या करेगा, आपके पास रिएक्ट करेगा। यहां तक बात क्लियर हो चुकी है सबको। मैंने बोला है, जो मैंने आपको ट्रिक बताई, उस ट्रिक के अंदर जो मेरे पास आयन आपके नीचे आएगा वो मेरे पास पहले क्या होगा, डिस्चार्ज होने की कोशिश करेगा। जो चीज डिस्चार्ज होने की कोशिश करेगी मतलब वो क्या करने की कोशिश करेगी, रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्व होगी, वही क्या करेगी, रिएक्ट करेगी। तो यहां पे मैं लिखूंगा क्या, एट कैथोड, एट कैथोड, एट कैथोड क्या होगा आपके पास। अब देखो सुनो मेरी बात, एट कैथोड क्या होना है आपके पास, किधर का कैथोड, आपका कैथोड ये, सॉरी ये आपका क्या कैथोड आ गया। अब कैथोड की तरफ क्या जाएगा, OH, सॉरी Cu जाएगा, नेगेटिव आयन है 2 Cu+ और H+ जाएगा। ठीक है, लेकिन रिएक्ट कौन करेगा, कॉपर आयन रिएक्ट करेगा। अब ये जाएगा कैसे रिएक्ट करेगा, ये वहां पे जाकर अपने इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज कर अपने इलेक्ट्रॉन वहां से जाकर करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और इसके ऊपर क्या नेगेटिव चार्ज है। तो ये यहाँ वहां से जाके क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। इलेक्ट्रॉन के गेन को हम क्या बोलते हैं, रिड्यूस बोलते हैं। तो एट कैथोड Cu+2 क्या हो जाएगा, रिड्यूस होगा। कैसे रिड्यूस होगा, बाय, कैसे रिड्यूस होगा, बाय मेरे पास क्या, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाय गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। और दिस मीन दैट रिडक्शन टेक प्लेस एट, किधर होगी आपके पास, एट कैथोड। ठीक हो गया। और आपके पास Cu+2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉपर मेरे पास मेटल के अंदर क्या हो जाएगा, कन्वर्ट होगा इलेक्ट्रॉन गेन करके। अब आ जाओ यहाँ पे, ये जगह नजर आ रही है ना सबको। अब आप लोगों ने यहाँ पे प्लैटिनियम के इलेक्ट्रोड यूज करने हैं, ना कि आपने ग्रेफाइट के बने हुए यूज करने हैं। उसकी मैं रीजन आपको लोगों को बताऊंगा, लेकिन पहले आप लोगों ने एक बात याद रखनी है कि इसके अंदर हम क्या कर लेंगे, कुछ क्वांटिटी के अंदर H2SO4 क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे, H2SO4 क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अब उसकी रीजन क्या है, रीजन उसकी ये है कि आपके पास अगर आपने H2SO4 ऐड किया तो आपके पास जो Cu+2 है, इसकी आपके पास मेरे पास क्या नहीं होगी, इसकी आप लोगों के पास हाइड्रोलाइसिस नहीं होगी। ये बात समझ आई या नहीं आई, कि अगर आपने H2SO4 ऐड किया तो Cu कॉपर आयन की हाइड्रोलाइसिस नहीं होगी, ये आपके पास सॉल्यूशन के अंदर ही रहेगा। ठीक है, हाइड्रोलाइसिस का मतलब क्या है कि आपके पास जो Cu+2 है, ये मेरे पास क्या करेगा, Cu+2 ये मेरे पास क्या करेगा, OH के साथ रिएक्ट करके, OH के साथ क्या करके रिएक्ट करके, OH नेगेटिव के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा, CuOH2, कॉपर हाइड्रोक्साइड बना देगा। और ये जो कॉपर हाइड्रोक्साइड होगा, ये बॉटम पे क्या हो जाएगा, मेरे पास एक जेली की तरह या एक फ्लूइड की तरह यहाँ पे नीचे क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, बैठना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, यहाँ पे मतलब प्रिसिपिटेट की क्या होना स्टार्ट हो जाएगी, फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगी। प्रिसिपिटेट की क्या होना स्टार्ट हो जाएगी, फॉर्मेशन। अगर आप ये चाहते हैं कि आपके पास ये जो कॉपर आयन है, जो कॉपर आयन है सॉल्यूशन के अंदर ही रहे, तो फिर आपको लाजमी क्या करना पड़ेगा मेरे बच्चों, H2SO4 ऐड करना पड़ेगा। बात समझ आ गई यहाँ तक। अगर आप क्या चाहते हो कि आपके पास जो कॉपर है वो किधर रहे, सॉल्यूशन के अंदर रहे। यहाँ तक बात क्लियर हो चुकी है। अब हम लिखते हैं रिएक्शन, पहले एट एनोड लिखते हैं। एट एनोड, एनोड के ऊपर क्या रिएक्शन हुआ है। अब देखो एनोड की तरफ कौन गया, OH नेगेटिव गया हुआ है, OH नेगेटिव पानी के अंदर है, नीचे A क्या वो लिख दो। ठीक है, नेगेटिव साइन है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इलेक्ट्रॉन इसने लूज किया, ये आ गया इलेक्ट्रॉन। ठीक है, प्लस साथ में ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और साथ में किस में कन्वर्ट होगा, वाटर के अंदर, और साथ में किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, साथ में क्या बनेगा, आपके पास ऑक्सीजन बनेगी। ठीक है, ये इसके नीचे L लिख देंगे, इसके साथ ये लिख देंगे ऑक्सीजन गैस। अब इसको बैलेंस करने के लिए हम पीछे क्या लिख देंगे, 4 लिख देंगे। अब एक OH कितने इलेक्ट्रॉन लूज करता है, 1, और 4 OH कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, 4।
कहानी क्लियर हो चुकी है, बिल्कुल आसान सा काम है। अब यहाँ पे क्या मेरे पास हाइड्रोजन कितने 4, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने 2, तो इसके पीछे क्या लिख देंगे 2। अब ऑक्सीजन मेरे पास यहाँ पे कितने 4, तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन कितने 4, 2 ये आगे और 2 ये आगे। कंप्लीट हो गई बात यहाँ तक। अब आ जाओ एट कैथोड के ऊपर। एट कैथोड, कैथोड के ऊपर क्या काम होगा, तो आप लोगों ने मेरा गला बंद कर दिया। अब देखो एट कैथोड के ऊपर, कैथोड के ऊपर कौन सा मेरे पास जाके रिएक्ट किया, Cu+2, इसने जाके क्या रिएक्ट किया। अब इसको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए। क्या चाहिए इसको, इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब एक कॉपर को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2। लेकिन मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको ये बात बताई है, जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिलीज होते हैं वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हमने क्या करने होते हैं, यूज करने होते हैं। जब 2 इलेक्ट्रॉन एक कॉपर के लिए हैं तो 4 इलेक्ट्रॉन कितने कॉपर के लिए होंगे, 2 के लिए। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 4 इलेक्ट्रॉन, पीछे कितने लिख दूंगा, कितने कॉपर हमें जरूरत पड़ेंगे 2, तो नीचे आगे मेरे पास क्या बन जाएगा, कॉपर मेटल बन जाएगा। पीछे क्या लिख देंगे 2। ये आपके पास क्या हो चुकी है, आपकी कॉपर मेटल बन चुकी है। यहाँ तक क्लियर है बात सबको। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने ये बोला था कि आपके पास ऑक्सीजन गैस कहाँ पे बनी है, एनोड पे। कहाँ पे बनी है, एनोड पे। अब देखो अगर आपके यहाँ पे जो ये इलेक्ट्रोड है, अगर ये यहाँ पे आपके होते किसके, ग्रेफाइट के। किसके होते, ग्रेफाइट के, तो आप लोगों का काम धंधा खराब हो जाना था। ऑक्सीजन जाके कार्बन के साथ रिएक्ट करता, ग्रेफाइट आपके पास एक कार्बन है ना, ठीक है, कार्बन की कैलोट्रॉपिक फॉर्म है, इसके साथ रिएक्ट करता और यहाँ से क्या कार्बन डाइऑक्साइड बन के बाहर होती जाती रहती थी। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट लेक्चर की तरफ। तो बच्चों अब हम आते हैं लास्ट लेक्चर की तरफ, इस सेशन का लास्ट लेक्चर। तो ये जो लास्ट लेक्चर है ना, मैं आपको एक बात बता दूं, ये मुझे ऐसे लगता है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोलाइसिस में से तो एक क्वेश्चन आपको पेपर के अंदर हर हाल में आएगा, ये बात तो डन है। ठीक है, इस बात की तो मैं आपको गारंटी देता हूँ। लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है कि ये वाला लेक्चर जाएगा आप लोगों को, या ये वाला जो आप अभी हम पढ़ेंगे, ये वाला टॉपिक या आपको पेपर के अंदर आएगा, या फिर आप लोगों को मेरे पास क्या आ सकता है, डॉन सेल आ सकता है। ये 2 मुझे बड़े इंपॉर्टेंट लगते हैं, बाकी भी एमए लेकिन मुझे लगते हैं। ठीक है, अब मैं पेपर बनाने वाला हूँ नहीं, तो आप लोगों को ये बात बताऊँ। अब देखो, अब अभी हमने क्या पढ़ना है कि अभी हमने पढ़ना है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ आपके पास इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट यूजिंग। यहाँ पे हमने कौन से इलेक्ट्रोड यूज करने, कॉपर के इलेक्ट्रोड यूज करने। यहाँ पे भी हमने किसकी इलेक्ट्रोलाइसिस करनी है, कॉपर सल्फेट ही की क्या करनी है, इलेक्ट्रोलाइसिस करनी है। ठीक हो गया, चलते हैं इसकी तरफ। अब मैं आपको यहाँ पे ना थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड समझाता हूँ, ताकि आप लोगों को बातें जो है वो क्लियर हो जाए, बिल्कुल अच्छी चीज समझ आ जाए। अब मैं मानता हूँ, आप लोगों को एक बात बताता हूँ कि आप लोगों को मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोगों को, मुझे नहीं, चलिए कहते हैं आप लोगों को क्या कर जाता है कि एक मेरे पास कॉपर का एक क्या मिल जाता है जी, पत्थर मिल जाता है। एक पहाड़ गए, आप पहाड़ों पे गए, आप लोगों को घूमने फिरने गए, तो वहां पे आप लोगों को कॉपर का क्या मिल गया, एक पत्थर मिल गया। अब ये जो कॉपर का पत्थर है ना, ये मेरे पास क्या प्योर होगा, इसके अंदर क्या सिर्फ कॉपर ही मौजूद होगा, या इसके अंदर और चीजें भी मौजूद होंगी। तो आपको पता है कि इसके अंदर मेरे पास और भी ढेर सारी क्या चीजें मौजूद होंगी। अब वो जो चीजें इसके अंदर मौजूद हैं वो क्या है, इसके अंदर इम्प्योरिटीज हैं। तो आपको जो चाहिए वो क्या चाहिए, कॉपर चाहिए। ठीक है, ऐसी बात है ना। तो अब आपने इसमें से इम्प्योरिटीज क्या करनी है, खत्म करनी है। अब सबसे पहले मैं आपको बताऊं इसके अंदर इम्प्योरिटीज क्या क्या होंगी। सबसे पहले आपके पास इसके अंदर जो इम्प्योरिटीज होगी वो होगी आपके पास चाहिए कॉपर सल्फाइड, कॉपर सल्फाइड। ठीक हो गया। फिर आपके पास होगा कॉपर कार्बोनेट, कॉपर कार्बोनेट में कुछ थोड़ी सी इम्प्योरिटीज लिख देता हूं। फिर आपके पास होगा जी सिल्वर। फिर इसके अंदर मौजूद हो जाएगी गोल्ड। तो जो इम्प्योरिटीज है ये भी बड़ी कीमती है, ठीक है ना, गोल्ड। फिर आपके पास क्या हो जाए जी, फिर आपके पास सिल्वर आ गया, गोल्ड आ गया, और आपके पास क्या आ गया जी, आयरन आ गया। क्या होगा आपके पास इसके अंदर, आयरन होगा। फिर आपके पास क्या होगा जी, जिंक होगा। ये इसके अंदर क्या मेरे पास ढेर सारी इम्प्योरिटीज मौजूद हैं, और इनके अंदर कॉपर भी क्या है आपके पास मौजूद है। अब आपने इनमें से क्या करनी है, सारी की सारी इम्प्योरिटीज क्या करनी है, फेंक के निकाल के बाहर फेंकनी है। और यहाँ पे क्या करना है आप लोगों ने, और यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है कि प्योर कॉपर क्या करना है, हासिल करना है। ये बात समझाइए। अब आप क्या करोगे, इसको एक प्रोसेस के थ्रू गुजारोगे, और उस प्रोसेस का नाम है मेटलर्जी। क्या नाम है, मेटलर्जी। अब इस मेथड के थ्रू या इस अमल के थ्रू इसमें से कुछ इंप्योरिटीज तो रिमूव हो जाएंगी, लेकिन कुछ इंप्योरिटीज रिमूव नहीं होंगी।
बात समझ आई या नहीं आई? कि मैंने क्या कहा कि इस प्रोसेस के थ्रू इसके अंदर से मेरे बच्चों कुछ इंप्योरिटीज रिमूव हो जाएंगी, लेकिन सारी की सारी इंप्योरिटीज रिमूव नहीं होंगी। अब कौन सी होंगी कौन सी होंगी लिखता हूं मैं यहाँ पे। अब ये आपके पास दोबारा से कॉपर वही आ गया, कॉपर का पत्थर वगैरह, ठीक हो गया। अब तो कॉपर इसमें से निकल, कॉपर सल्फाइड इसमें से रिमूव हो गया, कॉपर कार्बोनेट इसमें से रिमूव हो गया, और भी ढेर सारी थी, मैंने ये दो लिखी हैं। अब लेकिन इसके अंदर अभी भी गोल्ड इसी तरह मौजूद है, जो सोना है, इसी तरह आपके पास सिल्वर इसी तरह मौजूद है। क्या कह रहे होंगे आज सर बड़े अमीर है, गोल्ड को भी क्या कह रहे हैं, इंप्योरिटीज कह रहे हैं, ठीक हो गया। अब देखो सिल्वर है, ये हमारा लेवल है, ठीक हो गया। अब देखो सिल्वर है, फिर आपके पास क्या है, आयरन है, फिर आपके पास इसके अंदर मौजूद क्या है, जिंक है। अब ये जो कॉपर है ना, ये जो आपके पास ऐसा कॉपर है जिसके अंदर मेरे पास क्या क्या मौजूद है, आयरन, गोल्ड, सिल्वर और जिंक। इस कॉपर के अंदर, इस कॉपर को हम बोलते हैं ब्लैस्टर कॉपर। क्या बोलते हैं, ब्लैस्टर कॉपर, ब्लैस्टर कॉपर, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, इम्प्योर कॉपर। अब हमारे पास ये भी अभी भी प्योर नहीं है। अब इसको प्योर करने के लिए, मजीद इसको प्योर करने के लिए, इसमें से गोल्ड, आयरन, सिल्वर, जिंक, ये इंप्योरिटीज भी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसके ऊपर इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे। क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे। जब हम इसके ऊपर इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो यहाँ पे जो हमें ये मिलेगा, ये हमारा 99.5% क्या होगा, प्योर मेरे पास क्या होगी, कॉपर मेटल होगी। प्योर क्या होगी, कॉपर मेटल होगी। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, मेटल क्या करना है, प्रिपेयर करना है। कौन सा मेटल प्रिपेयर करना है, कॉपर मेटल प्रिपेयर करना है, ठीक हो गया। अब वो मेरे पास इलेक्ट्रोलाइसिस से पहले और मेटलर्जी के बाद जो आपको मेटल मिलता है, जो आपको मिक्सचर ऑफ मेटल्स मिलती हैं, उस मेटल्स को हम क्या बोलते हैं, ब्लैस्टर कॉपर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्लैस्टर कॉपर, या फिर हम उसको क्या बोलते हैं, इम्प्योर कॉपर बोलते हैं। यहां तक ये बात क्लियर हो चुकी है। अब मेरी बात सुनो, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट के अंदर क्या चीजें होंगी, दो चीजें होंगी, आप लोगों को पता है। एक आप लोगों के पास होगा वाटर, और दूसरा एक्वास मीन वाटर, और दूसरा मेरे पास कॉपर सल्फेट CuSO4। और इसका क्या मतलब है, 2 का क्या मतलब है, कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या, +2, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज करेगा। इसके हमने ऑटो आयनाइजेशन अभी थोड़ी देर, ऑटो आयनाइजेशन हमने क्या पढ़ी, डिसोसिएशन अभी थोड़ी देर पहले पढ़ी हुई है, ठीक हो गया। अब देखो, सबसे पहले हम इलेक्ट्रोलाइसिस कर क्यों रहे हैं, कि हम एक्वा सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट की इलेक्ट्रोलाइसिस कर क्यों रहे हैं। तो हमारा मकसद जो है वो क्या है कि प्योर कॉपर 99.5% प्योर कॉपर मेटल प्रिपेयर करनी है। अगर आप लोगों को 99.5% प्योर कॉपर मेटल प्रिपेयर करनी पड़ जाए तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसकी इलेक्ट्रोलाइसिस करनी पड़ेगी। दूसरी चीज कि इसके लिए रॉ मटेरियल क्या यूज होगा, तो आपके पास रॉ मटेरियल क्या यूज है, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। एक्वा सॉल्यूशन मीन है दो चीजें, एक तो आप पानी और एक आपके पास क्या, कॉपर सल्फेट। ये दो आप किसके तौर पे यूज करोगे, एज अ रॉ मटेरियल क्या करोगे, आप इसको यूज करोगे। नेक्स्ट स्टेप, आप इलेक्ट्रोलाइसिस किसके अंदर करोगे, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर करोगे। अब इसकी आई कंस्ट्रक्शन और वर्किंग ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपने गौर से देखना है, गौर से समझना है, फिर आपको ये समझ आएगा और आप इसको लिख भी पाओगे। मैं क्या करता हूँ, एक इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक बना देता हूँ, एक क्या करता हूँ, इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक बनाता हूँ बड़ा सा। ये मेरे पास क्या बन चुका है, एक इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक बन चुका है। इसके अंदर मैं दो इलेक्ट्रोड क्या कर देता हूं, प्लेस कर देता हूं। एक इलेक्ट्रोड ये आ गया और एक इलेक्ट्रोड ये आ गया, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं ऐसे कर दूं ताकि थोड़ी सी शेप जो है ना थोड़ी चेंज हो जाए, ठीक हो गया। इसके अंदर मैंने क्या किया, मैंने क्या ले लिया, सबसे पहले एक इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक ले लिया, इलेक्ट्रोलाइटिक, ये बातें आपको पता भी, इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक ले लिया। इसके अंदर मैंने क्या कर दिया, प्लेस कर दिया, इलेक्ट्रोलाइट इज प्लेस इन इट, अभी मैंने प्लेस नहीं किया, इलेक्ट्रोलाइट, ये जल्दी से लेता हूँ, इलेक्ट्रोलाइट इज प्लेस्ड इन इट, सही है। अब इलेक्ट्रोलाइट क्या आपके पास, इसकी ये आपके पास जो है, आपने कॉपर को जब पानी के अंदर ऐड किया तो कॉपर भी डिसोसिएट हो गया आयन के अंदर, और वाटर भी क्या होगा, डिसोसिएट हो गया आयन के अंदर। मैंने डायरेक्ट यहाँ पे इसकी आयन लिख देता हूँ क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा हुआ हमने। तो मैं क्या लिखूंगा, Cu+2 SO4-2 कॉपर आयन, सल्फेट आयन, हाइड्रोजन आयन और उसके अलावा हाइड्रोक्साइड आयन। ये 4 मेरे पास आयन थे इसके अंदर मौजूद है। अब 2 इलेक्ट्रोड है, एक इलेक्ट्रोड जो है, ये वाला जो इलेक्ट्रोड है, जो बारीक भरकम इलेक्ट्रोड है, ये जो इलेक्ट्रोड है ये आपके पास बना होगा किससे, इम्प्योर कॉपर से। किससे बना होगा, इम्प्योर कॉपर से। किससे बना होगा, इम्प्योर कॉपर से। और किसके तौर पे एक्ट करेगा, एनोड के तौर पे।
किसके तौर पे एक्ट करेगा, एनोड के तौर पे। बात समझ आ गई। इम्प्योर कॉपर जो होगा वो किसके तौर पे एक्ट करेगा, एनोड के तौर पे, और इसको हम कनेक्ट करेंगे बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से। और जो आपके पास रॉड शेप इलेक्ट्रोड, क्या नाम, इलेक्ट्रोड है, ये इलेक्ट्रोड जो आपके पास बना होगा प्योर कॉपर से। किससे बना होगा, प्योर कॉपर से बना होगा। किससे बना होगा, आपके पास प्योर कॉपर से बना होगा। और ये प्योर कॉपर से बना होगा, ये आपके पास एक्ट करेगा किसके तौर पर, कैथोड के तौर पर। किसके तौर पर एक्ट करेगा, कैथोड के तौर पर। इसको हम बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से क्या कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे। और कैथोड के ऊपर क्या होगी, आपके पास रिडक्शन, और इसके ऊपर आपके पास क्या होगी, ऑक्सीडेशन। ये बातें आप लोगों को आती भी हैं। अब देखो ये जो चीज है, ये मेरे पास किससे मिलकर बनी है, कॉपर मेटल से। Cu सॉलिड फॉर्म में होता है कॉपर मेटल। ये भी मेरे पास किससे मिलकर बनी है, कॉपर मेटल से बनकर बनी हुई है। अब आपने एक बात याद रखनी है, इसके अंदर आपने थोड़ी सी क्वांटिटी के अंदर H2SO4 भी क्या कर देना, ऐड कर देना। उसकी रीजन ये है, अगर आप इसके अंदर H2SO4 ऐड नहीं करोगे तो ये जो कॉपर है इसकी आपके पास क्या होना स्टार्ट हो जाएगी, हाइड्रोलाइसिस होना स्टार्ट हो जाएगी। हाइड्रोलाइसिस का मतलब ये है कि कॉपर मेरे पास OH के साथ मिलकर क्या बना देगा, CuOH होल ट्वाइस कॉपर हाइड्रोक्साइड बना देगा, जो यहाँ पे नीचे क्यों स्टार्ट हो जाएगी, एक्युमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगी और प्रेसिपिटेट बना देगी। जब यहाँ से कॉपर ही डिसअपीयर हो गया सॉल्यूशन के अंदर से, तो हमारा फिर मकसद जो है फिर वो फोत हो गया ना। हमने तो बच्चों हमने बात की थी कि यहाँ पे इसके अंदर हमने क्या करना है, H2SO4 ऐड करना है। उसको मैंने आपको रीजन बता दिया, अगर आप H2SO4 ऐड नहीं करोगे तो क्या आपको नुकसान होगा। ठीक हो गया। अब हम ये बात करते हैं, मैंने कहा था कि ये जो भी मेरे पास ये किससे मिलकर बना हुआ है, कॉपर से मिलकर बना हुआ है, और ये भी मेरे पास किससे मिलकर बना हुआ है, कॉपर से मिलकर बना हुआ है। ये जो मेरे पास बना हुआ है इम्प्योर कॉपर से, और ये मेरे पास किससे मिलकर बना हुआ है, कॉपर प्योर कॉपर से मिलकर बना हुआ है। अब यहाँ पे क्या होंगे, कॉपर मेटल्स के क्या होंगे, एटम, और यहाँ पे भी क्या होंगे, कॉपर मेटल्स के क्या होंगे, एटम्स होंगे। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर आप लोग इस सॉल्यूशन के अंदर गौर करो ना, सॉल्यूशन के ऊपर आप गौर करो, आप आंखें खोल के देखो, तो आप लोगों को यहाँ पे मेरे पास कॉपर दो हालतों में नजर आएगा। कॉपर क्या होगा, आपके दो स्टेट्स में नजर आएगा। कितनी स्टेट्स में नजर आएगा, 2 स्टेट्स में। कितनी स्टेट्स में नजर आएगा, 2 स्टेट्स के अंदर क्या होगा, नजर आएगा, 2 हालतों के अंदर नजर आएगा। 2 हालतें वो कौन कौन सी हैं, एक यहाँ पे ये जो है, एक तो मेरे पास कॉपर जो है कॉपर मेटल की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और एक का मेरे पास क्या है, कॉपर आयन की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। एक हालत इसकी ये आ गई और एक हालत ये आ गई कि मेरे पास 2 हालतों के अंदर एग्जिस्ट करता है। एक कॉपर मेरे पास क्या आ गया, मेटल की फॉर्म में, और साथ में दूसरा मेरे पास क्या आ गया, कॉपर आयन की फॉर्म में क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। अब एक ही मीडियम के अंदर जब मेरे पास 2 एक जैसी चीजें एग्जिस्ट करें, मेरे पास मैंने क्या बोला, जब एक ही मीडियम के अंदर 2 मेरे पास क्या हो, 2 हालतें क्या हो, 2 एक ही चीज की 2 मुख्तलिफ हालतें एग्जिस्ट करें, तो उनमें से एक स्टेबल होगी और एक मेरे पास क्या होगी, थोड़ी सी कम स्टेबल होगी। और जो कम स्टेबल होगी वो भी मेरे पास की तरह होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। मैंने क्या बात बोली, दोबारा रिपीट करता हूं, यहां पे अगर आप इस सॉल्यूशन के ऊपर गौर करोगे तो आप लोगों को यहां पे कॉपर 2 स्टेट्स में मिलेगा, 2 हालतों के अंदर मिलेगा, एक कॉपर आयन की फॉर्म में और एक कॉपर मेटल की फॉर्म में मिलेगा। अब एक ही मीडियम के अंदर मेरे पास एक चीज 2 हालतों के अंदर एग्जिस्ट कर, देखो ना एक ही मीडियम है ना, और एक ही मीडियम के अंदर एक ही चीज, कॉपर क्या एक ही चीज है, 2 हालतों के अंदर एग्जिस्ट कर रही है। अब इनमें से एक जो हालत इसकी क्या स्टेबल है और एक हालत क्या अनस्टेबल है। अब जो अनस्टेबल है वो भी उसकी तरह क्या होनी चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। अब यहाँ पे ये मेरे पास जो है कॉपर आयन, ये मेरे पास क्या स्टेबल है इसके कंपैरिजन में, और ये मेरे पास क्या अनस्टेबल है। यहां तक बात क्लियर हो चुकी है सबको। अब देखो यहां पे जो कॉपर मेटल जो होगी ये क्या होगी, स्टेबल होगी, स्टेबल होना चाहिए। किस तरह स्टेबल होगी, इसकी तरह कैसे होगी, इलेक्ट्रॉन लूज करके। कैसे होगी, इलेक्ट्रॉन लूज करके। और यहां पे ये क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन लूज करके मेरे पास यहां पे सॉल्यूशन के अंदर आ जाएगी। ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगी और खुद क्या आ जाएगा, कॉपर आयन की फॉर्म में यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगी, सॉल्यूशन के अंदर आ जाएगी। यहाँ तक बात क्लियर है। और साथ साथ में क्या होगा कि मेरे पास इसके अंदर जो मेरे पास सिल्वर था, गोल्ड था, और फिर इसके अलावा और मेरे पास क्या था जी, आयरन था और जिंक था, ये भी मेरे पास यहाँ पे नीचे क्यों स्टार्ट हो जाएंगे, एक्युमुलेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। बात समझ आ रही है। और यहाँ पे जो मोटा सा जो रॉड था, आपको इतना बड़ा सा जो रॉड नजर आ रहा था जो इम्प्योर कॉपर का बना हुआ था, ये आस्ता आस्ता मेरे पास क्यों स्टार्ट हो जाएगा, कम होना स्टार्ट हो जाएगा, साइज के अंदर क्यों स्टार्ट हो जाएगा, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा।
यहाँ तक बात सबको क्लियर हो चुकी है। अब आप लोगों के ज़हन में एक क्वेश्चन आया होगा कि सर मुझे एक बात बताएं कि आयरन ने अपने इलेक्ट्रॉन लूज करके सोल्यूशन के अंदर क्यों नहीं आया, जिंक अपने इलेक्ट्रॉन लूज करके सोल्यूशन के अंदर क्यों नहीं आया, सिल्वर अपने इलेक्ट्रॉन लूज करके सोल्यूशन के अंदर क्यों नहीं आया, सिर्फ मेरे पास कॉपर ही क्यों आया। इसकी दो रीजन है, एक तो मेरे पास ये जो कॉपर है ये क्या है, अनस्टेबल है और ये इसकी तरह होना चाहता है। बात समझाई या नहीं। दूसरी चीज यहां पे जो हमने पोटेंशियल अप्लाई किया ना, जो क्या किया हुआ है पोटेंशियल जो अप्लाई किया है वो इतना अप्लाई किया हुआ है कि जिसकी वजह से सिर्फ कॉपर ही इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, दूसरे ये जो है ये अपने ये इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकते। अब लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। अब देखो हर एक मेटल का एक अपना ऑक्सीडेटिव पोटेंशियल होता है। अगर यहां पे हम ऑक्सीडेटिव पोटेंशियल आयरन का रखेंगे तो आयरन इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, अगर यहां पे हम ऑक्सीडेटिव पोटेंशियल जिंक का अप्लाई करेंगे तो कौन मेरे पास इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, जिंक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। अभी हमने यहां पे किसका ऑक्सीडेटिव पोटेंशियल अप्लाई किया हुआ है, तो हमने यहां पे कॉपर का किया होता है, इसलिए कॉपर ही अपने इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लूज करता है। और यहां पे कॉपर इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या हो जाता है, सोल्यूशन के अंदर आ जाता है। अब मैं लिखता हूं यहां पे कि कॉपर मेरे पास किसकी तरह बना जाता है, इसकी तरह बना जाता है। अब देखो Cu जगह नजर आ रही है ना, Cu सॉलिड फॉर्म में था कॉपर मेटल। अब ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। कितने इलेक्ट्रॉन लूज करता है, कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन प्लस Cu प्लस 2 हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, सोल्यूशन के अंदर आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, एक्वा बन जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे ये जो कॉपर है, अब यहाँ पे जो मेरे पास क्या प्योर कॉपर है, ये मेरे पास क्या करेगी, इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। ये क्या करेगी, यहाँ से इस कॉपर को क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी और साथ में इस H+ को भी क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी। लेकिन इन दो में से रिएक्ट कोई एक करेगा, और रिएक्ट कौन सा करेगा वो हम उस ट्रिक के थ्रू देखेंगे। जो नीचे होगा वो मेरे पास क्या कर लेगा, रिएक्ट कर लेगा। तो हाइड्रोजन ये है और मेरे पास कॉपर ये, तो नीचे कौन सा Cu कॉपर है, तो ये मेरे पास क्या होगा, क्या होगा, रिएक्ट करेगा। ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या होगा, कॉपर इसके साथ जाके रिएक्ट करेगा। क्या करेगा, कॉपर के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसके पास इलेक्ट्रॉन क्या है, ज्यादा है, तो मेरे पास ये क्या कर लेगा, वहां पे जाके इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा, गेन कर लेगा। Cu+2 था एक्वा प्लस ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन जो लूज हुए हैं वो क्या कर लेगा, गेन कर लेगा और क्या बन जाएगा, Cu सॉलिड। और ये मेरे पास क्या आ चुकी है, मेटल, और ये आपके पास क्या है, प्योर फॉर्म है, प्योर फॉर्म है। बात समझ आई है यहां तक। अब देखो यहां पे जो कॉपर ने इलेक्ट्रॉन लूज किए थे, ये इलेक्ट्रॉन मेरे पास एनोड से, एक्सटर्नल सर्किट से होते हुए, एनोड से होते हुए किसकी तरफ जाएंगे, कैथोड की तरफ क्या करेंगे, मूव करेंगे। अब ये वाला जो रिएक्शन है, ये वाला रिएक्शन कहां पे हुआ है, इस पे हुआ है ना, एनोड पे। ऐड कहां पे हुआ है, एनोड, ऐड एनोड। और ये वाला रिएक्शन कहां पे हुआ है, कॉपर किस तरफ गया, कैथोड के ऊपर, तो यहां पे ये आ गया ऐड कैथोड। तो एनोड पे ये वाला रिएक्शन हुआ और कैथोड पे ये रिएक्शन हुआ। एनोड के ऊपर क्या हुआ, आपके पास क्या हुआ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे क्या हुआ, मेरे पास ऑक्सीडेशन हुई है, और यहाँ पे मेरे पास क्या, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन बोलेंगे। और ये जो मेरे पास हमें मेटल मिल गया, कॉपर मेटल, ये हमारे पास क्या 99.5% हमारे पास क्या है, प्योर है। यहाँ तक ये चीजें सबको क्लियर हो चुकी हैं, यहाँ तक इनमें कोई मसला है किसी को। अब यहाँ पे इसका साइज करना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे जो कॉपर, अब इस कॉपर के अंदर ये जो कॉपर है ये प्योर है, इसके अंदर आप कोई ना आयरन है, ना कोई जिंक है, ना कोई सिल्वर है, ना कोई गोल्ड है, क्योंकि ये सारी चीजें यहाँ पे मेरे पास क्यों नहीं नीचे अकोमुलेट हो रही है। ठीक हो गया। ये जो मेरे पास इसका साइज भी थोड़ी देर बाद करना स्टार्ट हो जाएगा, इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। पहले इसका साइड का साइज क्या था, कम था, इसका साइज क्या था, ज्यादा था। जो रिएक्शन प्रोसीड होता जाएगा तो इसका साइज कम होता जाएगा और इसका साइज होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर हो चुकी है सबको। अब आ जाओ यहाँ पे, मैंने कुछ चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं। यहाँ पे क्या लिखो, ऑन पासिंग इलेक्ट्रिसिटी, जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे, जब आप क्या करोगे, इलेक्ट्रिसिटी को क्या करोगे, पास करोगे, तो यहाँ पे जो कॉपर मैटर, यहाँ पे जो कॉपर क्या, कॉपर एटम, जो जिन्होंने क्या बनाया हुआ, एनोड बनाया हुआ है, जिन्होंने क्या बनाया हुआ, एनोड बनाया हुआ है, ये क्या करेंगे, अपने इलेक्ट्रॉन देंगे और खुद किस में आ जाएंगे, सोल्यूशन के अंदर आ जाएंगे। या अपने इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रोड को देंगे और खुद क्या आ जाएंगे, सोल्यूशन के अंदर आ जाएंगे और किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, Cu+2 के अंदर। ठीक है ना, और किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, Cu+2 के अंदर। फिर ये Cu+2 जो होगा ये किसकी तरफ जाएगा, कैथोड की तरफ जाएगा, और साथ में H+ भी किसकी तरफ जाएगा, कैथोड की तरफ जाएगा। लेकिन रिएक्ट कौन करेगा, सिर्फ Cu+2 रिएक्ट करेगा। जब ये रिएक्ट करेगा तो क्या करेगा, ये वहां पे जाके क्या होगा, रिड्यूस होगा। कैसे रिड्यूस होगा, बाय गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हासिल करने के बाद ये मेरे पास क्या बन जाएगी, आपके पास प्योर, मेरे पास क्या बन जाएगी, कॉपर मेटल बन जाएगी। यहां तक ये था आपका लेक्चर। इसमें कोई चीज और हमारी रह तो नहीं गई है।
हाँ बिल्कुल, हमारा एक लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे।